26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। दोस्तों, साल 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ऐलान किया कि वो श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई थी। लेकिन साथियों, आतंकवादियों ने इस रैली में शामिल होने वाले सभी नेताओं को मौत के घाट उतारने की धमकी दी थी। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। तभी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पहुंचने के ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी के दिन ऐसा चैलेंजिंग भाषण दिया था जो सुनकर आतंकवादियों के पसीने छूट गए थे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। उन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा ने आतंकवादियों को परेशान कर रखा है। आतंकवादी लाल चौक से पोस्टर्स लगा रहे हैं, दीवारों पर लिखा है, जिन्होंने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक आए, आकर भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएंगे तो आतंकवाद उसे इनाम देगा। तो आतंकवादी कान खोलकर सुन, 26 जनवरी यानी परसों में अभी चंद घंटे बाकी हैं। अब लाल चौक में ही फैसला होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। 26 जनवरी के दिन नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगे को पूरी शान से फहराया। 17 मिनट तक चले इस प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं को सीना ताने खड़ा देख आतंकवादियों में दहशत फैल गई। और साथियों, उस समय आतंकवादियों ने लाल चौक पर तिरंगा फहराने वालों पर एक रॉकेट भी दागा था, जो अपनी लोकेशन से भटककर लाल चौक से थोड़ी दूर जाकर गिरा था, और 5 से 10 फीट की दूरी पर गोलियां भी चलाई गई थी। लेकिन देशभक्तों के हौसलों के आगे सब कुछ फेल हो गया। ऐसे ही कई और किस्से भी हैं जिसमें पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों को खुलेआम चेतावनी दे डाली थी। लेकिन साथियों, क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी के दिल में देश के लिए इतना प्यार और सम्मान जागा कैसे? क्यों वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे? जब वो आध्यात्म की तलाश में हिमालय गए थे, तब उनके गुरुजी ने उनसे कौन सा ऐसा मंत्र उन्हें दिया था? आइए जानते हैं पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के जरिए। पीएम मोदी के जीवन में जुड़ी सबसे पहली दिल छूने वाली घटना साल 2015 की है, जब उन्होंने अपने मां के संघर्ष की बात की थी। दरअसल नरेंद्र मोदी फेसबुक के ऑफिस में गए थे और मार्क जुकरबर्ग ने उनसे कहा था कि हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूं। पिताजी तो अब नहीं रहे, माताजी हैं, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन टीवी में समाचार सुनती हैं। और जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वो पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना जैसे काम करती थीं। ये बताते हुए वो इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए थे। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आगे उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, बल्कि भारत में ऐसे लाखों माताएं हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका बचपन कितना ज्यादा संघर्ष से भरा रहा होगा। मगर उन्होंने देश के हर व्यक्ति की भलाई का दृढ़ निश्चय तब लिया जब उन्होंने बड़े होकर ऐसी ही एक मां और बच्चे का दुख एक बार फिर महसूस किया था। साथियों, नरेंद्र मोदी आजाद भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वे बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और नरेंद्र मोदी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि मोदी जी बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे।
लेकिन उन्हें स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना काफी पसंद था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत और साहस से भरपूर भरा रहता था। महज 8 साल की उम्र में अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर मोदी आरएसएस में जाने लगे। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके लिए वो झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें सभी वकील साहब कहकर बुलाते थे। उनकी मोदी जी पर सबसे अधिक शक थी। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। हालांकि वो कभी महंगे कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन साफ सुथरा रहना उनकी खूबी थी। उनका स्टाइल बचपन से ही काफी अलग रहा। वो कभी बाल बढ़ा देते थे, कभी मूंछ रखते थे, तो कभी सरदार के गेटअप में आ जाते थे। पर कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मेरे बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता। 12 वर्षीय नरेंद्र मोदी के दिल में देशभक्ति तब जाग उठी जब 1962 में भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था, जिसमें भारत की हार ने 12 साल के नरेंद्र मोदी को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ठान ली। मगर पैसों की कमी होने की वजह से वो आर्मी स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली। फिर 1965 में हुई इंडो पाक जंग के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों की काफी सेवा की थी। दरअसल जब भी वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन आती थी तो मोदी जी उन्हें चाय और खाना पहुंचाया करते थे। बचपन में ही स्वामी विवेकानंद को अपनी प्रेरक मानने वाले नरेंद्र मोदी 1967 में अपने पारिवारिक जीवन को त्याग कर स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे। लेकिन उन्हें वहां दीक्षा नहीं दी गई, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी था, जो वो नहीं थे। मगर दुखी होने के बजाय वो आध्यात्म की तलाश में हिमालय जा पहुंचे, जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी बदौलत ही आज मोदी प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि हिमालय की घाटियों में नरेंद्र मोदी को एक साधु मिले थे। उनके शिष्य बनकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। उनके साथ भगवा वस्त्र और कमंडल लेकर उन्होंने कई राज्यों में यात्रा करना शुरू किया। इस बीच एक दिन इनके गुरुदेव ने इन्हें बुलाया और कहा कि बालक नरेंद्र, तुम कर क्या रहे हो? नरेंद्र कुछ समझ नहीं पाया। तभी गुरुजी बोले कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अगर तुम तपस्या करो और तपस्वी जीवन जियो तो तुम ऋषि बन जाओगे, लेकिन नियति ने तुम्हें दूसरी चीज के लिए चुना है, जिसके लिए तुम इस दुनिया को त्याग कर फिर सांसारिक जीवन में जाओ, जहां तुम राज ऋषि कहलाओगे। इसलिए वो पहले केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वडनगर में वापस आए और कुछ दिन परिवार के साथ रहकर फिर अहमदाबाद आ गए। घर छोड़ने को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। जहां उन्होंने चाय के कैंटीन में काम करने के साथ साथ आरएसएस ज्वाइन कर लिया और एक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्य में आपातकाल लगा दिया, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। साल 1985 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के आधिकारिक एंट्री ली और पार्टी के प्रचार प्रसार में जुड़ गए। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 90 के दशक में जब मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई, उस वक्त अयोध्या में एक घटना हुई थी जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। बताया जाता है कि 1992 में नरेंद्र मोदी अपने 2-4 साथियों के साथ नंगे पांव अयोध्या में रामलला के टेंट में पहुंचे थे, जहां प्रभु श्री राम को कड़ी तपस्या करते देख वो काफी भावुक हो गए थे। उस वक्त उन्होंने भगवान राम की सौगंध खाते हुए ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दोबारा आपके दर्शन करने तभी आऊंगा जब आप भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस बात को 32 साल हो गए, लोग भूल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं। उनके नेतृत्व में रामलला को न्याय मिला और 22 जनवरी 2024 को ऐतिहासिक दिन पर उन्होंने ही नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में रामलला के लिए कुछ ऐसे बोल बोले जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है,
राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। पीएम मोदी गुजराती में कविता लिखते हैं। उन्हें फोटोग्राफी का भी काफी शौक है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पीएम मोदी अमेरिका से पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट का 3 महीने का कोर्स कर चुके हैं। उनके 5 भाई हैं और एक बहन। नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम जसोदाबेन मोदी। परिवार के कहने पर उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जसोदाबेन से शादी की थी। कुछ लोगों का कहना है कि शादी होने के 3 साल बाद तक मोदी जी अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो दोनों कभी साथ रहे ही नहीं। मोदी जी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चे की कोई चिंता नहीं रहती। खैर 1992 में एकता यात्रा के बाद पीएम मोदी गुजरात आ गए, जहां 1995 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को पार्टी का कामकाज देखने के लिए मुंबई बुला लिया गया। 1998 में गुजरात में फिर से चुनाव हुए और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। साथियों, सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी अहम भूमिका थी। उन्हीं के कहने पर नरेंद्र मोदी दिल्ली से गुजरात वापस आए थे और चुनाव जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। साल 1996 में इन दोनों की एक दिल छूने वाली फुटेज वायरल हुई थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब साल 1996 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया था। राष्ट्रपति से मिलकर जब अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी ऑफिस पहुंचे, तब सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया। लेकिन इन सभी के बीच एक शख्स ऐसा था जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो शख्स दौड़ते हुए अटल जी के पास आया और पूरे दिल से उन्हें गले लगा लिया। अटल जी ने भी 3 बार उसकी पीठ थपथपाई। यह शख्स था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने अटल जी का हाथ अपने माथे से लगा लिया। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई अब काफी बीमार रहने लगे और 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप ने गुजरात को हिलाकर रख दिया था। लोग सरकार से निराश हो चुके थे। तभी केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मोदी जी से कहा कि तुम दिल्ली छोड़कर गुजरात जाओ। पहले तो मोदी जी ये बात समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वाजपेयी उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और गुजरात आने के बाद 7 अक्टूबर 2001 के दिन नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया, जहां उन्होंने 4 बार लगातार जीत हासिल की और करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभाला। और फिर साल 2014 में बीजेपी ने केंद्र में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और 26 मई 2014 के दिन नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों, साल 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ महीने बाद ही भारत के इतिहास का वो काला दिन आया जब गोधरा कांड होने के बाद गुजरात में दंगे की आग भड़क गई। आक्रोश में लोग हिंसा पर उतर आए। हर तरफ नरसंहार हो रहा था और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जिन पर कई लांछन लगे, लेकिन उनकी सरकार ने दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। तब अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात आए और वहां उन्होंने उस राजधर्म का जिक्र किया जिसकी सीख उन्होंने राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। इसी राजधर्म की राह पर चलकर आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में भी सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जिसमें हम प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के जीवन के रोमांचक सफर की बात करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।